और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही है और घुसपैठियों को बचाने का काम करती आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार मिशन मोड में घुसपैठ को रोकने के लिए काम कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव सुधार पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमें ईवीएम देखने का अधिकार दिया जाए और चुनाव आयोग ईवीएम का एक्सेस दे ताकि हम भी मशीन को देख और जांच सकें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें एक्सपायर्ड इंजेक्शन बताया और कहा कि इन दोनों ने ही कांग्रेस को खत्म कर दिया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वे बिहार से 3 महीने के अंदर अपराधियों को भगा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से बांग्लादेश बना। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बने होते तो हिंदुओं को इस तरह जिंदा नहीं जलाया जाता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में आज भी जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं, उसकी जड़ में कांग्रेस की सेक्युलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या की। भारत पहले भी सेक्युलर था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने आज ग्रेप 4 की पाबंदियां हटा दी हैं। हालांकि दिल्ली में अभी भी ग्रेप 1, ग्रेप 2 और ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली के निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेखा गुप्ता सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए सभी निजी स्कूलों में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया है। इससे स्कूल फीस तय करने में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी भी जरूरी होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि एलजी का अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करना और पत्र लिखना। उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल सत्ता में थे तब भी यही होता था और अब मुख्यमंत्री नहीं होने के बाद भी वही फोबिया नजर आ रहा है। करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं और उन्होंने बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे साथ रहने के लिए साथ आए हैं। सोने और चांदी के दाम लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 24 दिसंबर को आईबीजे के मुताबिक सोना 344 रुपये बढ़कर 1,36,627 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 7,983 रुपये बढ़कर 2,18,983 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग गाजा पट्टी के हालात पर तो आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में दलित हिंदू युवाओं की हत्या पर चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहां से बाहर निकाला जाएगा तो उनके समर्थन में कोई सामने ना आए। हर चीज की पूरी जांच की जाएगी। नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दोनों सिर्फ राजनीति के लिए साथ आए हैं और यह स्वार्थ का गठबंधन है। उन्नाव रेप केस को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बलात्कारियों को जमानत मिल जाती है और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होता है। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसा न्याय है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ एक मृत समाज बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध है। नितिन गडकरी के प्रदूषण वाले बयान की आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोई तो सच बोल रहा है। गडकरी ने प्रदूषण को लेकर अपने ही मंत्रालय पर सवाल उठाए थे। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे एक साथ रहने के लिए साथ आए हैं और उनकी सोच एक है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वे नहीं टूटेंगे। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा मायने नहीं रखता, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वही उनका होगा। उन्होंने मराठियों के संघर्ष और बलिदान को याद करने की बात कही। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बड़े एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से छोटे और मझोले कारोबार नौकरशाही और गलत जीएसटी नीतियों में फंसकर रह गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर राज्य में अवैध घुसपैठियों की संख्या 10% और बढ़ी तो असम अपने आप बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल असम की करीब 40% आबादी बांग्लादेशी मूल के लोगों की है। अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है।
दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजीवी के सक्सेना पर निशाना साधा है। आप के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण में छोड़कर एलजी गुजरात में अय्याशी कर रहे हैं। यह बयान एलजी के पत्र के जवाब में दिया गया। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 42 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी उनके खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को जुमलों का सुपरमार्केट और झूठ का थोक विक्रेता बताया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग को ठीक से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर पीडीए के पदों की लूट हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कब्जा कोई भी करे उसे छोड़ा नहीं जाएगा और कोई भी बुलडोजर को रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर बेटी, बहन, व्यापारी और आम नागरिक को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए और यही सरकार की प्राथमिकता है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के 6 नेताओं को नोटिस जारी किया है। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य नेता शामिल हैं। इन सभी को 5 जनवरी तक जवाब देना होगा। इन पर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ शेखावाटी में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने जनता के साथ ठगी की है और अब लोगों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। झारखंड में महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी गई है। प्रति लाभुक 2,500 रुपए की दर से कुल 98 करोड़ 27 लाख 10 हजार रुपए का भुगतान किया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश जैसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि ममता बनर्जी भी शायद इसी तरह की सोच रख रही हैं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बताया कि महिलाओं को दी जा रही 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। सरकार ने साफ किया है कि जो महिलाएं तय समय के अंदर आवेदन करेंगी वही इस योजना की हकदार होंगी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है। बिना फार्मर आईडी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। इसलिए किसानों को जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी बनवाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में नाराजगी देखने को मिली और ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि वे मतदाताओं को बधाई देते हैं। शिंदे ने कहा कि अकेले शिवसेना ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी द्वारा जीती गई कुल सीटों से ज्यादा सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सेंचुरी बनाई और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी बनाई। ममता बनर्जी के बयान पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस ही खत्म होने वाली है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत फॉर्म भरने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने जानकारी दी है कि आज उनके बैंक खातों में योजना की राशि भेज दी गई है। देश में किसानों के लिए एक बड़ी योजना है जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान इस योजना की 22वीं किस्त और 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट का इंतजार कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं और पीएम किसान योजना का बजट बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था, माफिया पर की गई कार्रवाई और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब काफी हद तक सुधर चुका है। मुख्यमंत्री ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे नहीं सुधरे तो यमराज का बुलावा तय है।